बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्सानाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ीलैंड। सारम-बरनी ट्रस्ट के हवाले से सिंध हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। सारम-बरनी ट्रस्ट जाली है, कोई दस्तावेज़ात, कोई रजिस्ट्रेशन इसकी नहीं है, ना कभी रजिस्ट्रेशन करवाई गई, ना इस ट्रस्ट के बारे में कोई डिटेल जो है, जो कि एक इदारा बाकायदा सिंध हुकूमत ने बना रखा है, जहाँ पर अगर कोई ट्रस्ट काम कर रहा हो तो उसने अपना चाइल्ड वेलफेयर अथॉरिटी वालों को रजिस्टर करवाना होता है कि उसने ट्रस्ट बना रखा है। लेकिन सारम बरनी जो कि इंटरनेशनल लेवल तक अपना ट्रस्ट चला रहे थे और अमेरिका में जाकर बच्चों को स्मगल कर रहे थे और उसके इवज़ वो डॉलर्स भी ले रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उनका इदारा रजिस्टर्ड नहीं है और यहाँ पर शायद अभी किसी को पता भी ना चलता अगर अमेरिकन कॉन्सुलेट की तरफ से इसकी कंप्लेन ना की जाती। तो ये सूरत-ए-हाल है अदालत के अंदर इसका अबूरी चालान क्यों पेश किया गया है, उसकी क्या रीज़न है, हतमी चालान क्यों पेश नहीं किया गया, आज की वीडियो में ये भी आपसे आगे चल के शेयर करूँगी। इसके साथ-साथ सारम बरनी ट्रस्ट के साथ-साथ क्या निदा यासिर का मॉर्निंग शो जो है वो भी बंद करवाया जाएगा, वो भी खतरे में पड़ चुका है क्योंकि निदा यासिर जो हैं, उनके खिलाफ एक पूरी इस वक़्त तहकीकात चल रही हैं जो कि एफआईए इस वक़्त तहकीकात कर रही है और बरनी ट्रस्ट से कितने चेक निदा यासिर ने वसूल किए हैं, वो तमाम डिटेल जो हैं वो इस वक़्त एफआईए के पास मौजूद हैं और जैसे कि 3 गवाह गुज़श्ता रोज़ अदालत के अंदर पेश किए गए थे और उनका 161 का बयान जो है उसको चालान के साथ लफ़ किया गया है, यानी चालान के साथ जमा करवाया गया है। सो जो नेक्स्ट इसका हतमी चालान आने वाला है वो बड़ा ख़तरनाक साबित होगा। उसमें गवाहान भी ज़्यादा हैं और निदा यासिर भी उसमें बुरी फँसी हुई नज़र आ रही हैं। इसके साथ-साथ इकरारुल हसन एंकर जो हैं, उनके हवाले से भी एफआईए के पास काफ़ी सारे सबूत हैं कि वो बरनी ट्रस्ट को ना सिर्फ बरनी ट्रस्ट को सपोर्ट करते रहे बल्कि इनके हवाले से फेक प्रोग्राम्स भी करते रहे हैं। सो प्रोड्यूसर जो हैं 2 उनकी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये जो हतमी चालान है ये काफ़ी सख्त कार्रवाई होगी इनके खिलाफ, ये जितने लोग भी सारम बरनी की मावनत कर रहे थे। सो इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल चल रही है इस ट्रस्ट के हवाले से वो तो यही है कि जो सारम बरनी ट्रस्ट है, जो एफआईए ने अपनी रिपोर्ट अदालत के अंदर पेश की है, पहले मैं वो आपसे शेयर कर देती हूँ। बल्कि अब तो उन्होंने एक अबूरी चालान टाइप इसलिए पेश किया है कि चूँकि न इनकी जो वुकला टीम है बरनी ट्रस्ट वालों की, वो फौरी तौर पे चाह रहे थे कि किसी तौर पर सारम बरनी को इंटरिम बेल ही मिल जाए, लेकिन एक दफ़ा बेल मिल जाए। लेकिन एफआईए के जो लोग थे, उनका अदालत के अंदर पहले भी यही मौक़िफ़ था और अब भी यही मौक़िफ़ रहा है। उनका कहना था कि अगर सारम बरनी को हम बेल के ऊपर कुछ दिन के लिए भी बाहर निकालते हैं, तो वो जितने भी सबूत हैं, जो भी इस वक़्त ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से केसेज़ उन पे बने हुए हैं, इसके साथ-साथ जो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जो बच्चियों की फ़रोख्त की गई और जो उनकी रसीदें इस वक़्त एफआईए के पास मौजूद है, जो कि अमेरिकन कॉन्सुलेट ने फ़राहम कर रखी हैं, वो तमाम सबूतों को टेम्पर करेंगे। इसके साथ-साथ जो बैंक अकाउंट्स हैं, उनमें खुर्द-बुर्द करेंगे। सो इसलिए अदालत ने उनको ज़मानत नहीं दी थी और अब जो इनकी वुकला टीम है बरनी ट्रस्ट की, वो यही चाह रही थी कि किसी तरीके से बेल मिल जाए, इसलिए एफआईए ने फौरी तौर पे फुर्ती दिखाते हुए वहाँ पे एक क्योंकि वैसे भी 14 दिन के अंदर चालान जमा करवाना होता है जब किसी मुल्ज़म को जुडिशल कर दिया जाता है। सो सारम बरनी को जुडिशल तो कर दिया गया था क्योंकि उनका सिर्फ़ 2 रोज़ा रिमांड एफआईए को दिया गया था, उसके बाद उन्हें जुडिशल कर दिया गया था। तो अबूरी चालान जमा करवाने का मकसद ये था कि कुछ ना कुछ एविडेंस ठोस जो हैं वो अदालत में रखे जाएँ, अदालत में पेश किए जाएँ कि किसी तौर पर सारम बरनी को स्पेयर ना किया जाएगा, उसको ज़मानत ना मिल सके। सो इसलिए ये अबूरी चालान जमा करवाया गया है और 3 गवाहान हैं जिनका 161 का बयान जो है वो चालान के साथ लगाया गया कि उनके साथ
उनसे पैसे लिए गए, जो बच्चियाँ उनको दी गई, उसके एवज़ पैसे लिए गए और इसी तरह चालान के अंदर ये चीज़ भी मेंशन की गई है कि जो सारम बरनी है, वो अदालत के अंदर खुद इस चीज़ को ऑन कर चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं कि उन्होंने $3000 के बदले फ़ी बच्ची जो है अमेरिका के हवाले की, यानी अमेरिका में जाके मुख्तलिफ फैमिलीज़ के पास जो है उन बच्चियों को फ़रोख्त किया, अडॉप्शन के नाम पे। सो दस्तावेज़ात में रद्द-ओ-बदल, बैरून ममालिक बच्चों की स्मगलिंग के हवाले से जो चालान बुरी तौर पे पेश किया गया है, उसमें यही बताया गया है कि सारम बरनी बच्चियों के एवज़ डॉलर्स लेते रहे हैं। चाइल्ड एक्ट के तहत सिंध के अंदर सारम बरनी ट्रस्ट को कभी भी रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया। सारम बरनी खुद भी अदालत के अंदर इस चीज़ का एतराफ़ कर चुके हैं कि ये जो बरनी ट्रस्ट है, ये रजिस्टर्ड नहीं है। इनके साथ जो शरीके मुल्ज़मान हैं, उनमें हमेरा और सौलत जो हैं, उनका नाम आ रहा है। वो इनकी मावनत करते रहे हैं, बच्चों की खरीदो-फ़रोख्त के हवाले से और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में ये कसूरवार पाए हैं, वो है बच्चों के बार-बार नाम तब्दील करना, बच्चों के एफ़िडेविट, एक-एक बच्चे के 3-3, 5-5 एफ़िडेविट बना रखे हैं। हर एफ़िडेविट पे एक नया बयान है और फिर जब एफ़आईए ने इनसे कहा कि अदालत में हलफ़नामे जमा करवाएँ इन बच्चों के, कि आपने ये बच्चे कहाँ से लिए थे, उस वक़्त जो हलफ़नामे फ़िल किए जाते हैं वो कहाँ पे हैं? तो अभी तक एफआईए के पास कोई भी हलफनामा बरनी ट्रस्ट की तरफ से जमा नहीं करवाया गया। सो इनके पास सबूत नहीं है और सबूतों की बेस पे ही सारम बरनी को जमानत मिल सकती थी, जो कि शुरू में नजर आ रहा था और सारम बरनी भी बहुत विलिंग नजर आ रहे थे, जो वो बार बार कहते थे कि एक शख्स मेरे खिलाफ है और वही ये सब कुछ कर रहा है और उनका ये इशारा शायद उनके भाई इंसार बरनी की तरफ था, क्योंकि इंसार बरनी ही हैं जिन्होंने अपने सगे भाई सारम बरनी के बहुत सारे पोल खोले हैं और उन्होंने बताया कि ये कैसे जाली शादियां भी करवाते रहे हैं मॉर्निंग शोज के अंदर। निदा यासिर का भांडा भी बेसिकली ये जो सारम बरनी है ये फोड़ने वाले हैं। इन्होंने ही बताया है कि किस तरीके से निदा यासिर और ये लोग मिलके मावनत करते रहे हैं और प्रोग्राम्स करते थे, स्क्रीन टाइम देते थे और फिर उसके बाद जो बच्चियाँ शादियों के लिए लाई जाती थी, वो तो आज कोई भी बच्ची इनसे एक का भी वो कहते हैं प्रूफ ले लें, कोई भी बच्ची अपना घर नहीं बसा के बैठी हुई, क्योंकि वो सारी फेक शादियाँ करवाई गई थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ इमदाद ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के लिए और उन लड़कियों को पैसे दे के बुलवाया जाता था और निदा यासिर इसमें पूरी-पूरी पार्टनर होती थी और निदा यासिर ने यहाँ से ठीक-ठाक चेक भी वसूल किए हैं, बैरून ममालिक की वो सैरें भी करती रही हैं और वहाँ से ढेरों शॉपिंग करके भी लाती थी, जो कि वो अपने मॉर्निंग शो में दिखाती थी और आए रोज़ सारम बरनी और इनकी जो अहलिया हैं, जिनको वो भाभी कहती हैं, इनको बुला के तो वो प्रोग्राम कर रही होती थी और फिर वो बाद में जब प्रोग्राम खत्म हो जाता था, तो ये इमदाद माँगने की कैंपेन जो है, वो भी चलाती थी। सो इस वक़्त जो शरीके मुल्ज़मान हैं वो भी बुरे फँस चुके हैं और बच्ची को वालिदैन की इजाज़त के बगैर अमरीकी शहरियत की जो हामिल एक फ़ैमिली थी, उसको हवाले कर देना, ये सबसे ज़्यादा इनके गले चीज़ पड़ी है। गवाहान के 164 के बयानात एफआईए ने अदालत के सामने रख दिए हैं और उन्हें बाकायदा चालान का उन्होंने हिस्सा बनाया। गवाहान का कहना था कि हर बच्ची की एवज़ जो है पाकिस्तान के अंदर ये 6 से 10 या 15 लाख रुपए तक जो है वो पैसे लेते हैं और बाहर जाके अमेरिका में 3 से 10 या 12 हज़ार डॉलर तक बच्ची को फ़रोख्त किया जाता है। सो बच्चों के जो हलफ़नामे हैं वो बार-बार अदालत में इसरार किया गया एफआईए की तरफ से कि बच्चों के हलफ़नामे जो हैं बरनी ट्रस्ट वाले लेके आएँ और जमा करवाएँ, लेकिन ताहाल कोई भी एक हलफनामा जो है किसी भी बच्चे का वो बरनी ट्रस्ट वाले जमा नहीं करवा सके हैं। इसी तरह सारम बरनी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट जो है, यानी इसका नाम तो ये रखा हुआ है लेकिन सिंध चाइल्ड वेलफेयर अथॉरिटी के तहत इसको आज तक रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया गया। इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि जब कोई ट्रस्ट रजिस्टर्ड ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो उसकी फिर कोई कानूनी हैसियत जो है वो नहीं होती। सो गैर कानूनी तौर पे ये ट्रस्ट बनाया गया है और इसको सिंध हुकूमत फैसला कर चुकी है कि बहुत जल्द इसको या तो बंद कर दिया जाएगा या इसका नाम तब्दील किया जाएगा या इस ट्रस्ट में जो बच्चे हैं उनको फिर किसी और शेल्टर होम या किसी जगह पे शिफ्ट किया जाएगा और बरनी ट्रस्ट को जो है वो बंद कर दिया जाएगा।
عدالت کے اندر سارم برنی جو ہیں وہ خود بھی یہ اعتراف کر چکے ہیں بچیوں کی جو وہ قیمتیں وغیرہ وصول کرتے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وسالت اور حمیرہ ہیں ان کے ساتھ، وہ بھی اس وقت برے پھنس چکے ہیں، کیونکہ وہ ان کے تمام معاملات میں جو ہے وہ ان کے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اقرار الحسن اور ندا یاسر اور دو پروڈیوسرز وہ بھی برے پھنس گئے ہیں، اور آگے ان کے خلاف بھی بڑی سخت کارروائی جو آگے حتمی چلان آنا ہے نا اس میں جمع کروائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عبوری چلان میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کوائف کی تبدیلی، بچوں کی سمگلنگ کے سنگین الزامات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ گواہان تھے جو کہ ایف آئی اے کو اپنے گواہ کے طور پہ انہوں نے اپنے بیانات قلم بند کروائے، اور 164 کے ان کے بیان ریکارڈ ہوئے تھے۔ اور جب یہ 3 گواہوں نے ہفتے کے روز بیانات دیے تھے تو اس کے بعد پھر سارم برنی ایک دفعہ تو وہاں پہ ہل گئے تھے، کیونکہ انہوں نے ان کی وہاں پہ ساری جو بھی ان کے حوالے سے، ان کے ٹرسٹ کے حوالے سے جو اصلیت بتائی تھی، تو سارم برنی بھی ایک دفعہ حیران تھے کہ یہ گواہ جو ہیں یہ کہاں سے آ گئے، اور ابھی 10 گواہ جو ہیں وہ ایف آئی اے کے پاس اور موجود ہیں، جن کے آگے 164 کے بیان بھی ہوں گے، اور 164 کے بیان کے ساتھ ساتھ وہ عدالت کے اندر بھی جو ہے وہ نہ صرف گواہی اس چیز کی دیں گے کہ سارم برنی کا یہ جو ٹرسٹ ہے یہ کون سے گھنونے کام کرتا ہے، ہیومن ٹریفکنگ، اس کے ساتھ ساتھ منی لانڈرنگ، پھر بچیوں کی خرید و فروخت، پاکستان کے اندر بچوں کے والدین موجود ہیں لیکن ان کو بے سہارا شو کیا جاتا ہے کہ ہمارے دروازے پہ چھوڑ گئے، لیکن ان کے ماں باپ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ کافی سنگین قسم کا مقدمہ ہے جو سارم برنی برے پھنس چکے ہیں، اور نہ صرف وہ خود برے پھنسے ہیں بلکہ جتنے لوگوں نے ان کی آج تک معاونت کی ہے وہ سارے کے سارے جو ہے اس شکنجے میں آ چکے ہیں۔ اور بیسکلی یہ اپنی نوعیت کا واحد ایک کیس ہے کہ جس کی شکایت امریکن کونسلیٹ کی طرف سے کی گئی ہے کہ کیونکہ گزشتہ سال جب امریکن کونسلیٹ نے کو شک ہوا تھا اور سارم برنی ٹرسٹ کا انہوں نے وزٹ کیا تھا، تو جب انہوں نے پوچھ گچھ کی تو انہیں تب ہی تھوڑا شک ہو گیا تھا کہ یہ اڈاپشن پالیسی جو سارم برنی ٹرسٹ کی ہے وہ ٹھیک ان کو نہیں لگ رہی۔ انہوں نے پھر طریقے سے 1 سال ان کو آلموسٹ چیک کیا، اور پھر پروف سارے کے سارے جو ہیں تقریباً 26 بچیوں کے پروف حوالے کیے ایف آئی اے کے، اور بتایا کہ یہ سارا فیک کام ہو رہا ہے اور بچوں کی یہاں سے سمگلنگ جو ہے وہ امریکہ میں ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی لیے ان کے گلے پڑ چکی ہیں۔ قانون کے مطابق چونکہ 14 دن کے اندر عدالت کے اندر چالان جمع کروانا ہوتا ہے، عبوری چالان آ گیا، اور حتمی چالان کہہ رہے ہیں کہ کافی دھماکے دار ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو رسیدیں ہیں، بچیاں جو آگے فروخت کی گئی ہیں، ڈالرز کی جو رسیدیں ہیں وہ بھی ایف آئی اے نے اس چالان کے ساتھ لگائی تھی، کیونکہ یہ تمام رسیدیں جو ہیں یہ امریکن کونسلیٹ کی طرف سے ایف آئی اے کو فراہم کی گئی ہیں کہ ایک بچی کے کتنے پیسے وصول کیے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ سارم برنی کے جو اصل پول ہیں، اب یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ان کا جو بھائی ہے انصار برنی، بیسکلی دونوں کا چونکہ جھگڑا ہو گیا تھا، سارم برنی نے اپنا ٹرسٹ بنا لیا، اور پھر جو انصار برنی ہے انہوں نے ان کے سارے یہ پول کھولے ہیں کہ ندا یاسر کس طریقے سے مارننگ شو میں ان کو ٹائم دیتی تھی زیادہ سے زیادہ گھنٹوں کے حساب سے، پھر وہ ان کو اس نے امداد مانگنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیشنل چینل پہ لے کے آئی، انہوں نے ان کی معاونت کی، خود بھی ان سے کروڑوں کمایا اور ان کو بھی کما کے دیا، یہ لاکھوں سے کروڑ پتی بن گئے۔ انصار برنی کے یہ انکشافات ہیں، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو شادیاں ہوتی تھی وہ سب فیک تھی، اور ان فیک شادیوں کا پتہ نہ صرف ندا یاسر کو ہوتا تھا بلکہ جو ساتھ پروڈیوسر ہوتے تھے ان کو بھی اس بات کا علم ہوتا تھا۔ یہ بڑے سنگین الزامات ہیں، اور ندا یاسر کے خلاف بھی گواہ جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ گواہی دینی ہے کہ ندا یاسر نے فیک شادیاں کروائی، اور شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ جن لڑکیوں کی شادیاں کروائی گئی ان میں سے کچھ لڑکیوں کو گواہ کے طور پر ایف آئی اے نے عدالت میں آئندہ کچھ روز میں پیش کرنا ہے۔ اقرار الحسن اس ٹرسٹ کے حوالے سے فیک پروگرام کرتے رہے ہیں، یہ چیز بھی اب عدالت کے اندر باقاعدہ چلان کا حصہ بنائی جائے گی، اور اقرار جو ہیں وہ بھی اس معاملے میں برے پھنس چکے ہیں۔ سارم برنی کے حوالے سے اگر میں یہاں پہ بات کروں تو جو انہوں نے گزشتہ روز ان کو تھوڑا ٹائم ملا، انہوں نے میڈیا سے بات کی،
सारंग बरनी के ऊपर जो यूट्यूबर्स के बारे में बात की जा रही है कि सारंग बरनी यूट्यूबर्स पे बहुत बरस रहे थे कि जी वो मीडिया ट्रायल कर रहे हैं और जो यूट्यूबर्स हैं वो इस तरह की मेरे खिलाफ कंपेन चला रहे हैं। तो सारंग बरनी के खिलाफ कोई भी कंपेन नहीं चला रहा। ये जितना भी केस है सारंग बरनी के हवाले से, जो उनको एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया कराची में, फिर उनको एफआईए वाले ले गए। एफआईए वालों ने एक पहले ही ड्राफ्ट तैयार कर रखा था जो कि अमेरिकन कॉन्सुलेट ने उनको प्रूफ फ्राहम किए थे कि सारंग बरनी जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं, बच्चियों की खरीदो फरोख्त करते हैं और बच्चियों को पाकिस्तान से दुबई ले जाकर फिर अमेरिका ले जाके वो सेल करते हैं और एक बच्ची का 3 से लेके $15,000 तक वो मुआवजा लेते हैं। वो रसीदें भी दे चुके हैं, कुछ रसीदें अदालत के सामने भी रखी गई हैं। इसके साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से चीज़ें आ रही हैं, अकाउंट्स के अंदर कुछ खुर्द-बुर्द के मामलात आ रहे हैं कि इनको फंडिंग कहाँ से की जाती थी बेसिकली। सो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये तो अमेरिकन कॉन्सुलेट ने फ्राहम की और एफआईए ने एक पूरा केस तैयार किया है और उसको अदालत में रखा है। तो जो यूट्यूबर्स हैं, उनका तो काम यही है कि कोई भी केस आता है या कोई भी ऐसा वाक़या होता है जो न्यूज़ है, तो उन्होंने उसको रिपोर्ट करना होता है। इसलिए यूट्यूबर्स ने ये केस नहीं सारंग बरनी पे बनाया कि जो लोग कमेंट बॉक्स में आके भी बड़ी अजीबो-गरीब किस्म के कमेंट कर रहे होते हैं, तो वो एक चीज़ ज़हन में रखें कि ये यूट्यूबर ने सारे केस नहीं बनाए सारंग बरनी पे। जो वहाँ पे गवाहान आए हैं, वो यूट्यूबर्स ने पेश नहीं किए। जो वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस बनाए गए हैं, वो यूट्यूबर्स ने नहीं बनाए। वो तो बनाए हैं एफआईए ने और अमेरिकन कॉन्सुलेट इसमें डायरेक्टली जो है, वो एक-एक प्रूफ फ्राहम कर चुकी है। तो यूट्यूबर पे भड़ास निकालने की बजाय बेहतर ये है कि जो सारंग बरनी ट्रस्ट के साथ बड़े लॉयल लोग हैं, जो यूट्यूबर्स को कमेंट्स करते हैं, वो ऐसा करें कि वो जो इस वक़्त सबूत माँग रही है एफआईए सारंग बरनी ट्रस्ट से कि ये सबूत फ्राहम करें, ये बच्चों के हलफनामे दें, ये बच्चों के वो वाले कवायफ दें जो असल दस्तावेज़ात हैं, जो उनके रियल नेम हैं, उनके 5-5 एफिडेविट क्यों बनाए हुए हैं, वो चीज़ें फ्राहम करें ना ताकि उनकी जल्दी से ज़मानत हो जाए और ये केस जो है ये वाइंड अप हो क्योंकि कोई भी सारंग बरनी का मीडिया ट्रायल नहीं कर रहा। अगर तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, जो दिखाया जा रहा है, उनके ट्रस्ट ने बहुत अच्छा काम हमेशा किया है। और वो इसमें बरी-उज़्ज़िमा होके बरी हो जाते हैं, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात होगी और अगर ये जो चीज़ें रखी गई हैं और जो उनके हवाले से गवाहान ने 164 के बयानात वहाँ पे कलमबंद करवाए हैं और जो रसीदें पेश की गई हैं, तो फिर तो ये काम गलत हो रहा है और फिर उनका जो ट्रस्ट है, वो भी यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है। सबसे बड़ा इस वक़्त सवाल ये उठ रहा है। सो इसलिए उम, अगर सारंग बरनी की बेल होनी थी, तो वो सिर्फ़ इस बेस पे होनी थी कि वो सबूत वो वाले फ्राहम करते जो एफआईए उनसे माँग रही थी, लेकिन अभी तक वो कोई भी सबूत जो है वो फ्राहम नहीं कर सके। सो अभी ये केस जो है ये अदालत के अंदर चल रहा है और इसके जो अब एफआईए ज़राए का कहना है कि जो इसका हतमी चालान आएगा वो काफ़ी धमाकेदार होगा, जिसमें बहुत सारे मज़ीद लोग जो मुआवनत करते रहे हैं उनके हवाले से भी अदालत के अंदर सबूत रखे जाएँगे और इन सबको जो है वो सज़ा दिलवाई जाएगी। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।